पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं, लेकिन बाकी देश किसके साथ खड़े हैं? आइए आपको बताऊं इस जंग के दरमियान कौन क्या कह रहा है, जिनके बातों से ही, बयानों से आपको अंदाजा होगा कौन किस तरफ खड़ा है। सबसे पहले देखिए कौन है ईरान की तरफ और कौन है इजराइल की तरफ। अमेरिका उस तरफ खड़ा है, नेतन्याहू की तरफ। ईरान पर हमले की तारीख पहले से पता थी, अमेरिका कह रहा है हमले से बचना है तो समझौता करना होगा। सऊदी अरब खड़ा है ईरान की तरफ, वो कह रहा है अपने भाई जैसे देश पर हम हमले की निंदा करते हैं, हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन है। फ्रांस उस तरफ है, उसका कहना है इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। पाकिस्तान ईरान की तरफ है, वो कह रहा है दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील है। जॉर्डन कह रहा है हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी बाहरी हमले को रोकेंगे हर हाल में। ओमान उस तरफ है, वो कह रहा है इजराइल का हमला खतरनाक और गैर कानूनी है, यह अस्वीकार्य है, मध्य पूर्व की स्थिरता कमजोर होती है इससे। ब्रिटेन कह रहा है इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। रूस का कहना है परमाणु कार्यक्रम पर कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। चीन का कहना है ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया गया है। अब सोचिए जरा, बड़ी बात यह है कि चीन उधर है और चीन के साथ साथ रूस भी ईरान की तरफ है, जो कि न्यूट्रल मुल्क है। भारत के लिए दूसरी चुनौती है। भारत का दोस्त इजराइल भी है, यानी नेतन्याहू भी पीएम मोदी के दोस्त हैं और ईरान भी भारत का दोस्त है। भारत का पक्ष है दोनों पक्षों को किसी भी आक्रामक कदम से बचना चाहिए। जापान का कहना यह है कि हमला ईरान अमेरिका बातचीत के दौरान हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है, गंभीर चिंता जताई है संयुक्त राष्ट्र ने और कहा दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। यह है दुनिया किस तरह से दो हिस्सों में बटी है। आइए अब आपको सुनाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फलस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। इजराइल ने ईरान के क्षेत्र में हमला करके गलत किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो माहौल बने हुए इस वक्त दुनिया में, इस बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जो भारतीय इजराइल में है, जो भारतीय ईरान में है और मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान के लिए, ईरान इजराइल के भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय दोनों देशों में भारतीयों पर नजर रखे हुए और यह कोशिश की जा रही है कि हमले में उन्हें नुकसान ना हो। इसके लिए दूतावास के जरिए सरकार ने संदेश जारी किया है। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें, गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षित बंकरों के पास रहें, मतलब हालात सामान्य होने तक कोई भी जोखिम ना लें। भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। ईरान में भी भारतीयों को ऐसी ही सलाह दी गई है। सभी भारतीय और ईरान के भारतीय मूल के लोग को संपर्क में रहें और ईरान में किसी तरह की यात्रा करने से बचें और जितना संभव हो सुरक्षित ठिकानों में रहें। सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करें। साथ ही किसी तरह का खतरा होने पर भारतीय दूतावास से जुड़ें और दूतावास के बताए निर्देशों का पालन किया जाए। अब सवाल यह है कि एक तरफ एडवाइजरी सामने आ रही है, लेकिन यह भी कोशिश हो रही है कि जंग रुक जाए। अमेरिका यह चाह रहा है अब, यानी ईरान पर अटैक हो गया, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक हो गया। अमेरिका क्या कह रहा है आपको बताऊं। अमेरिका चाहता है कि जंग रुक जाए, यह सामने ऑफर भी किया, लेकिन देखिए ईरान क्या कह रहा है। अमेरिका पहले ही बहुत मौत पर विनाश हो चुका है, मौत और विनाश हो चुका है। अमेरिका का यह कहना है बहुत मौत विनाश हो गया, ईरान के पास अभी भी नरसंहार रोकने का समय। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए और जल्द से जल्द परमाणु समझौता करे, नहीं तो नतीजा बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जितना वो सोचते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा। हम दुनिया के सबसे अच्छे और खतरनाक हथियार बनाते हैं, हमारे काफी सैन्य उपकरण इजराइल के पास भी हैं और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। अब बारी ईरान की। आपको बताऊं, ईरान कह रहा है अब परमाणु बातचीत या डील का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया है, उससे बात का कोई मतलब नहीं है। इजराइल और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जो भी देश इजराइल की मदद करेंगे उस पर हमला करेंगे, उनके सैन्य ठिकानों और जहाजों को भी हम निशाना बनाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहर साहब। अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था, तो इसलिए इजराइल ने वहाँ पर हमला किया है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर कौन करेगा मध्यस्थता, कौन रुकवाएगा जंग। रूस और यूक्रेन की जंग हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जाती है, प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं जंग का वक्त नहीं है। किसी इजराइल और गाजा वाली जंग हो तब भी प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जाती है। अब यह नई जंग जो इजराइल और ईरान के दरमियान है, उसके लिए भी गुहार लगाई जा रही है पीएम मोदी से कि प्रधानमंत्री मोदी ये जंग रुकवा दें। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके सामने ईरान है, ईरान भी दोस्त है भारत का और इजराइल भी दोस्त है हिंदुस्तान का। तो क्या पीएम मोदी जंग रुकवाएंगे? कौन कह रहा है पीएम मोदी से जंग रुकवाने के लिए, यह मैं आपको बताऊं। इजराइल कह रहा है मोदी चाहे तो मध्यस्थता हो सकती है।
भारत में इजराइल के राजदूत रुविन अजार ने कहा, इजराइल ईरान को लेकर भारत की चिंता जायज है। भारत संकट को कम करने में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है और भारत के पास दोनों पक्षों के साथ संवाद के रास्ते हैं। भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है और उसकी चिंताओं को ध्यान से सुनते हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन लगाया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को पूरी स्थिति की जानकारी दी। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री से बात की। एस जयशंकर ने दोनों देशों से तनाव कम करने पर जोर दिया। भारत का संतुलित रुख उसकी कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। भारत दोनों देशों को बातचीत के लिए एक मेज पर ला सकता है। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत ने शांति और संवाद का समर्थन किया और दुनिया के हर मंच से पीएम मोदी ने शांति की वकालत की। मोदी अलग अलग मंचों से कह चुके हैं यह युद्ध का समय नहीं है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं जंग रुक जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके, खत्म करे। ईरान क्या अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा इस हमले के बाद? अब एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के पास जो परमाणु है, आखिर इसका विरोध क्यों करता है अमेरिका? सवाल ये देखिए जरा, क्यों करता है विरोध? ईरान पर हमले की बड़ी वजह उसकी बढ़ती परमाणु क्षमता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए कई बार चेतावनी दी थी और इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए खतरा बताते हुए हमला किया। इजराइल का दावा यह है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह, हूती का साथ देता है, मतलब ईरान आतंकी संगठनों को खुलकर समर्थन देता है और ये आतंकी संगठन अमेरिका, इजराइल के लिए खतरा है। तो ईरान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। अब सवाल यह है, परमाणु तो पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के परमाणु पर आखिर अमेरिका सवाल क्यों नहीं उठाता है? पाकिस्तान पहले से एक परमाणु ताकत वाला देश है। पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम है और सारे आतंकी भी वही है। भारत समेत कई देशों ने पाक के परमाणु बम का विरोध किया क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकियों का साथ देता है। पाकिस्तान में तो आतंकी कैंप तक है, इसका खुलासा है। मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में है। ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका ने पाकिस्तान में मारा, लेकिन पाक के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका चुप रहता है। दावा है कि चीन अमेरिका के हम पर ही वो परमाणु पावर बना, कि अमेरिका के दम पर ही परमाणु पावर बना। सुनिए जरा इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या कहते हैं। इजराइल का क्लेम है कि उनके अस्तित्व जो कि जिसको बोलते हैं ना अपना उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है और ईरान बोलता है कि उसे यहूदी मंजूर ही नहीं है, यहूदी कास्ट जो है, रिलीजन है, वही मंजूर नहीं है। फिर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इजराइल ने जो न्यूक्लियर ईरान होने से रोकने के लिए जो कार्रवाई करी है, उनके साइंटिस्ट को मारा है, उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर स्ट्राइक करी है जिससे कि ईरान ना बने। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, क्लैरिटी है ईरान की तरफ से भी, क्लैरिटी है इजराइल की तरफ से भी। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा और उसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।